क्लास 12th। बेटा तुम लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम चल रहा है लाइफ का, जब तुम लोगों को बहुत फोकस्ड होकर मेहनत करनी है और अपने लिए कोई बड़ा सपना सच करना है। तो हम लोग उसी रास्ते पर हैं और हम लोगों ने फिज़िक्स को कोशिश की है कि अच्छी तरह से समझें, मेनली आप सवाल कर पाएँ। मेरा पूरा फोकस इस बात पे रहता है कि आप क्वेश्चंस कर पाएँ, एंड दैट इज़ वाई आई एम ट्राइंग टू टेक एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल टू डिस्कस एंड द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. I try not to repeat two same type of questions, and I want you to have a look over the different concepts of the question कि अच्छा ऐसा सवाल था तो ऐसे सोचा, ऐसा सवाल था तो ऐसे सोचा। तो चलो हम लोग फिर से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने कूलम्स लॉ पे बहुत सारे सवाल किए, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पर कई सारे सवाल किए, डायपोल के बारे में समझा, डायपोल का इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन फील्ड का किया जो बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, और अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं, लॉ सीखने जा रहे हैं, दैट इज़ गॉस लॉ। तुम्हें याद है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ी थी तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स को भी उसी समय समझा था। फ्लक्स कोई ख़ास बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, इट्स सिंपली नंबर ऑफ लाइंस। किसकी? फील्ड की लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनविजिबल एरिया स्पेस है, लेकिन उसके फोर्स को अगर हम लाइंस के थ्रू दिखाएं, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, अगर उस फोर्स को हम जो चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है चार्ज के पैरों में, ऐसे समझो कि एक पॉजिटिव चार्ज के पैरों में पेंसिल बांध दी और उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे चार्ज के छोड़ दिया। अब वो चार्ज जैसे जैसे चलेगा ना, वो पेंसिल अपने पीछे एक लाइन खींचती जा रही है, और वो लाइन क्या हो जाएगी? पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ दैट इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कुछ नहीं है, एनर्जी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड रहती है। हम लोग आगे पढ़ेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो एनर्जी है उसकी डेंसिटी, उसकी ताकत, उसका एनर्जी में मतलब कितनी ज़्यादा एनर्जी है किसी स्पेस में, किसी जगह पर, उसको ही रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कुछ फील आई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी स्पेस में, किसी एरिया में कितनी एनर्जी है उसी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने इस स्पेस में 1 2 3 4 5 लाइंस बनाई और इस स्पेस में 3 लाइंस बनाई, तो कहाँ फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? तुम्हें पता है, हम इस पर बात कर चुके हैं कि यहाँ फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मतलब वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड है। फ्लक्स इज मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द फील्ड, और यू कैन से एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप किसी भी तरह से इसको समझें, पर इसको फील करें, राइट? तो गॉस लॉ में हमको 3 कॉन्सेप्ट्स पर बहुत सावधानी से समझना है, क्योंकि इसे अप्लाई करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में। क्या क्या? एक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, दूसरा एरिया के कॉन्सेप्ट का फ्लक्स के साथ क्या रिश्ता है, और तीसरा कि ये क्लोज्ड सरफेस एरिया, फ्लक्स और गॉस लॉ के बीच क्या रिश्ता है। तो चलो सबसे पहले चालू होते हैं फ्लक्स पर। फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, एंड these number of field lines are called flux associated with that area। अब ध्यान करो, ये बात तो मैं पहले एक बार कर चुकी हूँ, ठीक बात है? और we can say energy crossing that area is called electric flux because number of lines are representing electric fields
energy, right? Now number of field lines crossing through an area. अब इसको समझो, देखो मैंने ये छोटा सा एरिया लिया, ठीक है, और स्पेस में ये फील्ड लाइंस हैं। अगर ये एरिया मैं बड़ा कर दूं, सोच के बताना, क्या इस पिंक एरिया से जितनी फील्ड लाइंस पास हो रही थीं, क्या ब्लू एरिया से उससे ज़्यादा फील्ड लाइंस पास होने लगेंगी? तुम कहोगे हाँ। तो इसका मतलब क्या? जितना बड़ा एरिया उतनी ज़्यादा फील्ड लाइंस उस एरिया से पास होंगी। तो फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया नॉर्मली, परपेंडिकुलर पेनिट्रेट करके निकल रही हैं। तो छोटा एरिया तो कम फील्ड लाइंस, तो फ्लक्स कम हो गया। बड़ा एरिया तो ज़्यादा फील्ड लाइंस एसोसिएटेड, तो फ्लक्स बढ़ गया। मतलब फ्लक्स नाम की ये जो क्वांटिटी है, ये भाई एरिया पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, सिर्फ पिंक एरिया पर कंसंट्रेट करो। इस फील्ड को देखो और इस फील्ड को देखो, किस फील्ड में ज़्यादा लाइंस इस पिंक एरिया को क्रॉस करके निकलेंगी? तुम कहोगे इसमें, क्योंकि इसमें लाइंस ज़्यादा हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग फील्ड तो ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस एरिया को पेनिट्रेट करके निकलेंगी, तो फ्लक्स ज़्यादा होगा उस एरिया के साथ। वीक फील्ड तो कम लाइंस उस एरिया को क्रॉस करके निकलेंगी, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेम एरिया विल डिक्रीज। तो फ्लक्स एरिया के साइज पर डिपेंड करता है। फ्लक्स इस पर डिपेंड करता है कि फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक। तो दो फैक्टर्स विच विल डिसाइड द फ्लक्स इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड साइज ऑफ एरिया। अब आगे देखो, अगर फील्ड लाइंस और एरिया ऐसे है, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने एरिया को टिल्ट करना शुरू किया। अब तुम सोच के बताओ कि फील्ड लाइंस जो एरिया को पेनिट्रेट करके पास हो रही थी, वो जितनी इस समय पास हो रही हैं, क्या उतनी ही टिल्टेड मोड में पास होंगी? नहीं होंगी। तुम ये तीन केसेस देखो। अगर मैंने इस एरिया को बिल्कुल पैरेलल टू फील्ड कर दिया, तो फील्ड लाइंस इसको टच करते हुए निकल जाएंगी, इसको पेनिट्रेट करके पास नहीं होंगी। गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, इस केस को देखो, अगर फील्ड लाइंस इस एरिया के ओरिएंटेशन में देखो तो सबसे ज़्यादा पास होंगी, और अगर मैंने एरिया को इस तरीके से टिल्टेड मोड में रखा, तो इससे तो ज़्यादा फ्लक्स, इससे तो ज़्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी, पर इससे कम। तो तीसरा फैक्टर जो फ्लक्स को असर डालता है वो क्या है? ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया विद रिस्पेक्ट टू, ठीक समझ रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही बात बेटा समझ में? चलो आगे देखते हैं। तो जब हमें ये समझ आ गया कि भाई फ्लक्स तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, साइज ऑफ एरिया एंड ओरिएंटेशन ऑफ एरिया, तो अब हमने उसको मैथमेटिकली सम अप किया। कैसे? हमने कहा कि फ्लक्स डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर, मैग्नेट एरिया के साइज पर, और इन दोनों के बीच के एंगल पर। और कैसे वैरी करता है एंगल के साथ? जब हमने इसको स्टडी किया तो हमने पाया कि कोसाइन ऑफ एंगल के अकॉर्डिंग फ्लक्स वैरी करता है। तो हमने फटाफट फ्लक्स का फॉर्मूला बना लिया, ई ए कॉस थीटा। ठीक, तो आपका जो फॉर्मूला बना फ्लक्स का, एक्चुअली वो बना ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन ई एंड ए। अब तुमने कहा कि मैम एरिया
एरिया तो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो मैं कहूँगी कि नहीं, जब एरिया का इंक्लिनेशन फ्लक्स को बदल रहा है, यानी डायरेक्शन बदल रहा है फ्लक्स के मैग्नीट्यूड को, तो एरिया एक स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट नहीं होगा। यहाँ एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट होगा। तो हमारा अपने आप हम किस पर स्विच कर गए, दूसरे कॉन्सेप्ट पर, कि कैसे एरिया फ्लक्स और गॉस लॉ के कॉन्सेप्ट में एक अलग रोल प्ले करता है। तो अब हम क्या समझने जा रहे हैं, दैट एरिया हेयर इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर। और कैसे, एक तो ये पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट एनर्जी, इसको आप दिमाग में रखें। दूसरा, आपको पता है कि पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तीसरा कि एरिया इज अ वेक्टर, एंड कैसा वेक्टर है कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है हमेशा। जैसे अगर आप इस ए बी सी और डी सरफेस के एरिया वेक्टर की बात करें, तो ये वेक्टर एक ऐसा एरो होगा जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, या तो सरफेस के ऊपर और या सरफेस के नीचे, ये आपकी मर्जी है, पर ये होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। Area vector is perpendicular to the surface. You can take it upward, you can take it downward. Getting this point? और दूसरी बात है कि इस एरिया को देखो, ये कैसा है, एक सरफेस। मतलब जैसे कि मैंने ये लिया तो ये एक सरफेस है, ओपन सरफेस। अब आप चाहो तो आप एरिया वेक्टर को ऐसे बना दो, वर्टिकली अपवर्ड, मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर, वर्टिकली अपवर्ड नहीं, सरफेस के परपेंडिकुलर। और आपका मन हो कि नहीं हम तो एरिया वेक्टर को ऐसे लेंगे, तो आप एरिया वेक्टर को इस सरफेस के नीचे ऐसे ले लो, पर सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा ये एरिया वेक्टर। टिप जो है वो इस एरिया वेक्टर के हेड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। तो एरिया वेक्टर हमेशा, ये पेन एरिया वेक्टर है और ये रेड सरफेस वो सरफेस है जिसका ये एरिया वेक्टर है, तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, चाहे आप इधर लगा लो और चाहे आप इधर लगा लो ओपन सरफेस के केस में। ऐसे कुछ क्लियर हो रही है बात कि एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस आइदर लाइक दिस और लाइक दिस। लेकिन जब आप सवाल करें तो आप अगर इसको इधर की ओर माने तो फिर पूरे सवाल में आप इसको ऐसे ही माने, और अगर आप इसको इस तरह से माने तो पूरे सवाल में आप इस एरिया वेक्टर को ऐसे ही लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक बात है। और एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अगर ये रेक्टेंगल है तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपना वही पुराना फॉर्मूला, ए इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैग्नीट्यूड वही, लेकिन अब इसके पास एक डायरेक्शन है, सरफेस के परपेंडिकुलर। क्लियर हुई बात? तो अगर इस तरह की सरफेस है जिसको हम टेक्निकली बोलेंगे ओपन एरिया, तो एरिया वेक्टर डिसाइड करने का मेथड ये है। और अगर आप इमेजिन करो एक स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, तो इसको कहेंगे क्लोज्ड सरफेस, ठीक। ये पिंक कलर का स्फेयर है बेटा, सर्कल नहीं है, स्फेयर है। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि एरिया वेक्टर किधर, तो आप कहेंगे कि एरिया वेक्टर हर पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस बट कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस बट कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस कमिंग आउट ऑफ द सरफेस।
एंड इस सरफेस पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। समझ आ रही है बात? तो अगर स्फेयर है तो रेडियली आउटवर्ड एरिया वेक्टर होगा। ये किस केस में होगा? क्लोज्ड एरिया। क्लोज्ड एरिया में एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, लेकिन ऑलवेज कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। जैसे अगर आप ये केस लो, एक क्यूबॉइड है या क्यूब है मान लो, ठीक है, तो एरिया वेक्टर इस सरफेस का क्या होगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की ओर जाता हुआ, और इसका मैग्नीट्यूड a²। अगर इस साइड का सरफेस लिया तो एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर जाता हुआ। यहाँ देखो, इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर जाता हुआ, नीचे वाली सरफेस तो उसके परपेंडिकुलर बाहर जाता हुआ। अगर ये वाला केस लो, एक एरिया है जो आपको पर्पल कलर से दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और इसकी जो ब्रेथ है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो देखो अब एरिया वेक्टर लिखा कैसे गया। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो a इंटू बी हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसकी लेंथ और ब्रेथ है, तो ये परपेंडिकुलर एरिया किसके अलॉन्ग होगा? ऑब्वियसली वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो देखो कैसे लिखा एरिया वेक्टर, मैग्नीट्यूड a इंटू बी और डायरेक्शन j कैप, यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो हम लोग अब गॉस लॉ को फाइनली डिफाइन कर देते हैं। पहले फ्लक्स को फाइनली डिफाइन करते हैं कि फ्लक्स इज E डॉट A अगर E उस स्पेस में यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर आपका कुछ केस ऐसा है, ऐसा स्फेयर है, चार्ज इस स्फेयर पे बाहर की सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अब जो इसकी फील्ड होगी वो इस तरीके से होगी, रेडियली आउटवर्ड। अब अगर आपको फ्लक्स देखना होगा तो आपको एक छोटा सा हिस्सा लेना पड़ेगा dA, और यहाँ पे जो फील्ड लाइन है वो फील्ड लाइंस इस dA के साथ E डॉट dA का प्रोडक्ट बनाएंगी। वो सिर्फ इस छोटे से हिस्से का फ्लक्स होगा, और जब आपको पूरे स्फीयर का फ्लक्स जानना होगा तो आपको करना होगा इंटीग्रल E डॉट डी। कुछ बात समझ आई बेटा? अगर ये सिंपल केस है देखो, ठीक, और ये एरिया है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? E डॉट A। यहाँ भी देखो तो E डॉट A, लेकिन यहाँ पे ये 3 डायमेंशनल केस हो गया, स्फीयर, और हर पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अब हम बहुत छोटा सा एरिया लेंगे dA, और उस dA में ये देखेंगे कि कितनी लाइंस पास हो रही हैं। E डॉट dA निकालेंगे और फिर पूरे स्फीयर का फ्लक्स निकालने के लिए उस E डॉट dA का इंटीग्रेशन करेंगे। तो आज हम लोगों ने फ्लक्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग गॉस लॉ और उसका एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत डिटेल में ढंग से समझने वाली चीज़ है। तो इसको ठीक से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखो, जिससे जब हम लोग गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन को पढ़ें तो हमें कहीं भी बिल्कुल रुकना ना पड़े। मेहनत करो बेटा, बड़ा ड्रीम देखो और उस ड्रीम को चेस करो, उसको अपना बनाओ। ऑल द बेस्ट क्लास।